आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून पर दूसरे दिन सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट बोला हम रोक नहीं लगा रहे। राहुल सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर कांग्रेस का सवाल, कहा अगर डायरेक्टर्स को पैसा संपत्ति मिली तो कहां है मनी ट्रेल। रॉबर्ट वाड्रा आज फिर ईडी के समक्ष हुए पेश, कहा ये सरकार का प्रचार करने का तरीका। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की छापेमारी को लेकर संजय सिंह की प्रतिक्रिया। महागठबंधन की बैठक से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का विपक्ष पर हमला, कहा मरता तो क्या करता। ट्रंप के नरम पड़े तेवर, डिपोर्ट करने के लिए बांट रहे फ्री टिकट और कैश। अब समाचार विस्तार से। कल की तरह आज फिर देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। राजनीति, समाज से लेकर अदालती कार्रवाई तक छाया हुआ वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा आज सर्वोच्च अदालत दूसरे दिन सुन रहा है। कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल तकरीबन 2 घंटे सुनवाई की थी। कल की सुनवाई का अधिकतर हिस्सा कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुनने में गया। नहीं, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाय यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं हैं, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिससे ये तो हो कि पूरे देश में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका भारत सरकार के पास उस मंत्रालय में लेखा जोखा रहे। तो ये क्लियर है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो रहा है। अभी जो कानून पास हुआ उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भविष्य में जो होगा वो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर खत्म किया है भविष्य के लिए, लेकिन अगर पास्ट में कोई है जिसकी डीड नहीं है और वो मस्जिद है तो वक्फ रहेगा। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से गद्दार शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। ये कोई नया विवाद नहीं है, पर इस बार चर्चा में नाम आया है एक पुराना वीडियो जिसमें शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और विपक्ष इस बहाने एकनाथ शिंदे गुट पर तीखे वार कर रहा है। पूरे देश भर में ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है, एआई का होता है, और देश बहुत आगे जा चुका है, विश्व आगे जा चुका है। और एआई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश में बहुत से संशोधन हो रहे हैं। चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है, यूएस हमसे आगे निकल चुका है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो बार बार एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। बालासाहेब ठाकरे कुछ बोल रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से आकर, और वो सच बोल रहे हैं। जब तक आप जो है ना क्या ग्रोक, मिस्टर ग्रोक को पूछे जो बालासाहेब ठाकरे ने कल बात की है वो सच है या झूठ है। अगर वो बोलेगा झूठ है तो मैं मानने को तैयार हूँ। चलो, बात की है बाला साहब ने नासिक के शिविर में और उसकी बहुत तारीफ हो रही है। अब गद्दार को गद्दार नहीं कहेगा तो क्या कहेंगे बाला साहब ठाकरे? और ये गद्दार शब्द बाला साहब ठाकरे ने लाया जब एक नारायण राणे गए थे छोड़कर, उससे पहले और कोई गए थे। तो गद्दारी का जो शब्द है, गद्दारी का जो अर्थ है, वो बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को समझाया था ना। तो ये कौन से इतने बड़े गंगा में और दूध में धुए हुए लोग हैं जिनके बारे में शब्द का इस्तेमाल न करे? देखो क्या है, ये जो एकनाथ शिंदे वगैरह लोग हैं उनकी एक पार्टी है, वो पार्टी अमित शाह जी ने बनाई है। उनके पार्टी के प्रमुख अमित शाह है। तो अगर उनको हमारे बारे में कोई कंप्लेंट करना है तो अमित शाह के साथ पास जाकर करिए।
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस के बीच संबंध को हर कोई जानता है और ये ईडी की चार्जशीट हवाई झूठ पर आधारित है। अगर किसी को कोई आपत्ति थी तो एक नागरिक मुकदमा दायर किया जा सकता था, लेकिन ईडी को शामिल करना डर पैदा करने और विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने का एक प्रयास है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। एक सफेद झूठ के आधार पर एक सब नेशनल हेराल्ड और उसके साथ कांग्रेस के संबंधों को जानते हैं, देश की आजादी से लेकर के यहाँ तक जो है। लेकिन उसके कर्मचारियों के और पत्रकारों के सबके पेमेंट के भुगतान के लिए एक नई नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी बनाई गई यंग इंडिया के नाम से, और उसके माध्यम से सब ताकि भुगतान आदि को चैनलाइज किया जा सके। और उधर जब उस यंग इंडिया नाम के उस कंपनी के डायरेक्टर्स न कोई पैसे का उपयोग कर सकते हैं, न टीएडीए ले सकते हैं, न कोई मुनाफा ले सकते हैं उसमें से, न किसी तरीके का वेतन ले सकते हैं। और अभी तक उस कंपनी से एक नए पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। जब पैसा इधर उधर आया ही नहीं, गया ही नहीं, आदान प्रदान ही नहीं हुआ, तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी, कहाँ से ईडी का मामला बन गया। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो सिविल सूट हो सकता था, लेकिन आप जो है उसको आपने ईडी का मामला बना करके ताकि विपक्ष के नेताओं को की छवि को बिगाड़ा जा सके और एक डर का वातावरण बनाया जा सके। बिहार के और उसके बाद तमिलनाडु जो दूसरे गुजरात आदि के चुनाव हैं, भाजपा घबराई हुई है। जब से राहुल जी ने कहा गुजरात जीत करके दिखाएंगे और पूरे दमखम के साथ कांग्रेस गुजरात में भी लगी है, बिहार में भी लगी है, तो ये घबराई हुई भाजपा ने, घबराई हुई सत्ता ने जो है ये मुकदमा, ये चार्जशीट दायर की है। और इससे संस्था के दुरुपयोग का इससे और ज्यादा बुरा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके संरक्षण में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है। ममता बनर्जी अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और आरोप दूसरों पर मढ़ रही हैं। आज पश्चिम बंगाल की दुर्दशा की दोषी ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनके संरक्षण में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के नाते अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और उसका ब्लेम दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ममता बनर्जी वास्तव में पूरी तरह से फैल हुई हैं। उनके संरक्षण में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, उसे रोक पाने में विफल हुई हैं। वास्तविकता ये है कि आज पश्चिम बंगाल की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका कोई दोषी है तो वो केवल और केवल ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा दिल दुखता है। हिंसा किसी के द्वारा कहीं भी किसी के रूप में नहीं की जानी चाहिए, इसे पूरी ताकत से रोका जाना चाहिए। जो लोग अपनी भूमिका निभाने में विफल रहे हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था, लेकिन सवाल यह है कि क्या आरोप सही है? क्या ये सच है कि हिंसा जिन लोगों द्वारा रची गई थी, जिनकी जिम्मेदारी हिंसा को रोकने की थी? अगर ये सच है तो हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उससे बहुत हृदय को पीड़ा है मुझे। मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं। हिंसा किसी भी हालत में, किसी भी स्वरूप में, किसी भी जगह, किसी के द्वारा भी नहीं की जानी चाहिए, और अगर है तो उसे हर हालत में सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए। और जो अपना किरदार निभाने में असफल हुए हों, निश्चित रूप से उन्हें अपना धर्म निभाना चाहिए। पर एक सवाल रह गया, क्या जो आरोप लग रहे हैं गंभीर प्रकृति के, ये सही? और अगर सही है कि ये हिंसा कराई है कुछ जिनकी जिम्मेदारी हिंसा रोकने की, अगर उन शक्तियों ने कराई है
तो ये देश के लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा 2008 के हरियाणा भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज लगातार तीसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुए। ईडी कार्यालय के लिए रवाना होने से पहले वाड्रा ने कहा कि मैं सभी सवालों के जवाब दे चुका हूँ। 19 में भी जब मुझे बुलाया था वही सवाल दोहरा रहे हैं और मुझे समझ नहीं है कि 2019 में हम भैया क्या कर रहे हैं आप? रुको ना यार, क्या हो गया आपको, जल्दी हो रही है क्या? आराम से ना, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए भाई। सर बोलिए। हाँ जी, 2019 में भी मुझे बुलाया गया था, 15 बारी गया हूँ, 10-10 घंटे मैंने जवाब दिए हैं। अभी भी जो बुलाया गया है उसी सब्जेक्ट पे मैं वही दोहरा रहा हूँ जवाब, कोई नए सवाल है नहीं, तो कोई नई बात है नहीं और हर चीज़ क्लियर है, स्पष्ट है, सारे जवाब दिए जा रहे हैं, बिल्कुल साफ है। बुलाएंगे सर, अभी कुछ क्लियर ही अभी देखो, अगर आप लोग चिल्लाओगे तो मैं बोलूँगा नहीं यार। नहीं सर, प्लीज आप बोलिए। देखिए, अगर कल पब्लिक हॉलिडे नहीं होता, अगर कल पब्लिक हॉलिडे नहीं होता तो मेरा जो कल जन्मदिन है वो भी ईडी के दफ्तर में ही मैं सेलिब्रेट कर रहा होता। तो भगवान का शुक्र है, गुड फ्राइडे है, तो मैं अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन बिताऊंगा, नहीं तो लगातार बुलाते ही रहेंगे। बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इतने जवाब, इतने सवाल हैं नहीं, कोई सवाल, ये सारे रिपीटेड सवाल है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाया है। यही वजह है कि उनके घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भी कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकती है। सीबीआई की छापेमारी भाजपा की बौखलाहट को जाहिर कर रही है। पहले भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की तमाम कोशिशें करके देख ली। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से लेके पूरी पार्टी को उन्होंने जेल में डालने का प्रयास किया, तमाम तरीके की यातनाएं दी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी मजबूती से बीजेपी के साथ लड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक सशक्त पार्टी आम आदमी पार्टी है और यही कारण है कि आज दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा मारा गया है। दुर्गेश पाठक को धमकाने के लिए बीजेपी ने, मोदी जी ने सीबीआई भेज दी है। ये जो आपने एक अपना हथियार बना लिया है सीबीआई को, ईडी को, कभी किसी नेता को धमकाने के लिए, कभी किसी नेता को डराने के लिए, दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई भेजने के पीछे की वजह क्या है? दुर्गेश पाठक को अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। दुर्गेश पाठक को आम आदमी पार्टी ने वहां का सह प्रभारी बनाया। वहां उन्होंने कुछ काम शुरू किया, मीटिंगें शुरू की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के शुरू की, गांव-गांव में पार्टी कैसे मजबूत होगी इस बात की योजना बनाई। पिछली बार हमें 14% वोट मिला था, 5 विधायक हमारे जीत के आए थे। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी एक उम्मीद के तौर पे गुजरात में अपना संगठन बढ़ा रही है और उसकी जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक को दी गई, तो आज आपने धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी। क्या ये इस देश के लोगों को नहीं दिख रहा है? क्या इस देश की जनता इस बात को नहीं समझती कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को आप सिर्फ इसलिए धमकाते हैं, घेरते हैं, जेल में डालते हैं, यातनाएं देते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, रुक जाए? मैं मोदी जी को और बीजेपी को साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप जितनी यातनाएं देना चाहते हो दे लो, जितने हथकंडे अपनाना चाहते हो अपना लो। आम आदमी पार्टी न रुकने वाली है, न झुकने वाली है, न थमने वाली है। तमिल सुपरस्टार और टीवीके के प्रमुख थलापति विजय एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सुन्नी मुस्लिम संगठन ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चश्मे दारुल इफ्ता के मुख्य मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विजय पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा बदल करके वो मैदान में आते हैं। उसी शक्ल में एक हैं विजय थलापति,
जो टीवी के पार्टी के अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वो पहले फिल्मी दुनिया में जाने जाते थे और फिर उसके बाद में अब वो सियासी पार्टी बना करके वो राजनीतिक में आए हैं और मुसलमानों से बड़ी कुर्बत का इजहार कर रहे हैं। जबकि उनकी जो फिल्में हैं वो दर्शाती हैं कि उन्होंने मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया, मुसलमानों को शैतान के रूप में पेश किया। और अभी जब रमज़ान शरीफ का वक्त था तो रमज़ान शरीफ में उन्होंने रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम किया। रोज़ा इफ्तार में शराबी, जुआरी, कबाबी जैसे असामाजिक तत्वों को बुलाया। इन तमाम मामलात को लेकर के तमिलनाडु के सुन्नी मुसलमान नाराज़ हैं और उन्होंने हमसे फतवा पूछा है। तो हमने उनके सवाल के जवाब में ये फतवा दिया है कि विजय तलापति के साथ मुसलमान खड़े न हों, उनके साथ इजहार हमदर्दी न करें और वो मुस्लिम मुखालिफ चेहरा हैं, उनसे दूरी बनाएं और न ही उनको अपनी मजलिसों में, अपनी महफिलों में बुलाएं। और रोज़ा का जो प्रोग्राम किया और उसमें जिस तरीके से असामाजिक तत्वों को, मनशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बुलाया, ये तो सख्त ही गुनाह का काम किया उन्होंने। ये एक तरीके से रोजे की। नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र दाखिल करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया। इस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख एवं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि उनके पास प्रदर्शन के सिवाय और कुछ करने के लिए नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाले मामले पर लेकर के चारों तरफ करे की फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। अदालत है ना, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ड्रामा कर रहे हैं। ईडी का निर्माण किसने किया था? कांग्रेस ने। किसको फंसाने के लिए किया था? जो आय से अधिक संपत्ति वाले लोग हैं उन्हीं के लिए बनाया था ना। तो ईडी अपना काम कर रही है तो काहे परेशान है? अगर उनको लग रहा है कि हमको गलत फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, वहां जा सकते हैं। तो ये पूरे चार तरफ आंदोलन करके ये लोग क्या शो करना चाहते हैं? वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। उसी बहाने जनता को समझा रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं हैं और हम लोगों को जो सत्ता दीजिए, हम लोग आगे फिर ईडी से बड़ा और कोई बनाएंगे और बना करके अपना काम करेंगे। 50 साल में पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया। पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। ये भूल गए कांग्रेस के लोग। आज बहुत चिल्ला रहे हैं। तो ये हक लूटने वाले लोग अब इनको जब पिछड़े दलित साथ छोड़ दिए हैं तो ये छटपटा रहे हैं एकदम। बंगाल वाले मुद्दे पर क्या राष्ट्रपति शासन की? देखिए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जहां न्यायालय केंद्रीय रिजर्व बल की बात करे तो आखिरी विकल्प यही बचता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो क्या दिक्कत क्यों आ रही है? सरकार असफल है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इसकी वजह से स्थिति उत्पन्न है। तो केंद्र में आपकी सरकार है तो इसी नाते कह रहा हूं ना, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो केंद्र का शासन हो जाएगा, स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक हुई। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन की बैठक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार चुनाव का प्रचार शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे का जो 2025 का चुनाव है उसका आगाज हम लोग कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हमारा स्लोगन भी यही था। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है कि आज किसी विपक्षी को इतनी ताकत नहीं है कि वो विकास पर चर्चा कर सके। मैंने एक बार चुनौती भी दिया है कि जो लोग दिन भर गाल बजाते रहते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो विकास पर आकर चर्चा करें, डिबेट करें, क्योंकि जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वो विकास करे, विकसित बिहार बनाए।
लेकिन एक तरफ आप बोल रहे विकास की चर्चा करें और दूसरी तरफ एक अहम बड़ी बैठक बुलाई गई है महागठबंधन की तरफ से। वो अलग चीज है। उनको आज विकास की बात नहीं है। ये तो सब लोग जब होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो इन विपक्षियों को अब लग रहा है कि बिहार के विकास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अब वो अब्बाह पर और दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे कि किसी तरह दुष्प्रचार, जिस तरह लोकसभा में कोशिश किया, इस बार वो सब उनका साजिश नहीं चलने वाला है। ये तो वो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि उनका नाव डूबने वाला है। सीएम के चेहरे पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है महागठबंधन में, लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अपने में अगर पद बांट लेंगे तो वही तो मैंने कल कहा था कि कांग्रेस कोई झोलटंगा पार्टी नहीं है, झोला टांगने वाला पार्टी नहीं है। और अगर कांग्रेस अपने आप को झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में मानती है तब तो ठीक है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी राज करें। इंडिया गठबंधन की बैठक पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि हम मिशन बिहार में निकल चुके हैं। दिल्ली में तेजस्वी यादव की अच्छी और सुखद बैठक हुई, उसी को लेकर आज फिर इंडिया गठबंधन की बैठक यहां होने वाली है। 20 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे यहां 2 बड़ी रैली करेंगे। महिला कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। हम अपने घोषणा पत्र की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने और पूरी कांग्रेस ने श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में तय कर दिया कि हम मिशन बिहार में निकल चुके हैं। ये मेरा पहला दौरा नहीं है। प्रभारी कृष्णा अलावरू जी ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में आपने देखा तेजस्वी यादव जी की बैठक हुई, अच्छी और सुखद बैठक हुई। उसी को लेकर आज फिर इंडिया अलायंस की बैठक यहाँ होने वाली है। 20 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ 2 बड़ी रैली बक्सर और पटना में करने वाले हैं। महिला कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो हमारा 18 और 19 तारीख को सदाकत आश्रम में होने जा रहा है। कल 17 तारीख को हमारा जो प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट है, जहां पर हमने सैनिटरी वेंडिंग मशीनें हमारी बहनों को दी हैं, घर बैठे बैठे काम और कमाई के साधन हो, और किस तरीके से जो महामारी बनती जा रही है, कितनी इतनी महंगाई, बेरोजगारी में हमारी गरीब बहन बेटियां जो है वो पैड नहीं खरीद पा रही है, तो उनको भी हमने प्रियदर्शनी उड़ान के तहत एक प्रोजेक्ट है जिसका जो है दौरा करने में जाऊंगी। और हम लोग अपना जो है अब घोषणा पत्र की तरफ बढ़ रहे हैं कि नारी न्याय पत्र, वो पत्र क्या होना चाहिए, उसको लेकर अब हम कल प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे राजेश जी, जो विधायक भी है, उनके साथ एक प्रेस वार्ता भी करेंगे, जिसमें महिला कांग्रेस अपना ये जो पूरा है एक लॉन्च करने वाली है अपना अभियान जो है। नहीं, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मेरी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसे निभाने आई हूँ, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा है, जिनको यहाँ पर नियुक्त किया गया, स्वाभाविक है वो आज इंडिया अलायंस की बैठक में बैठेंगे और ये काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद कई चीज़ों में बदलाव किए हैं। साथ ही देश में बिना कागजात के रहने वाले अप्रवासियों को लेकर ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले दिनों उन्होंने प्लेन में बैठाकर डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे कई अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया था। इसी के बाद अब लोगों को देश से डिपोर्ट करने के लिए ट्रंप ने नया प्लान बनाया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के पास बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के लिए एक नई पिच है। ट्रंप की इस नई पिच में अप्रवासियों से कहा गया है कि पैसा ले लो, विमान पर चढ़ो और फिर शायद हम बाद में आपके अमेरिका वापस आने देने के बारे में बात करेंगे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि उनका प्रशासन एक स्वनिर्वासन कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा और कानूनी रूप से वापसी का एक संभावित रास्ता शामिल होगा। ट्रंप ने कहा कि हम अवैध प्रवासियों को कुछ पैसे और एक हवाई जहाज का टिकट देने जा रहे हैं और फिर हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं। अगर वो अच्छे हैं, अगर हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं तो हम उन्हें जितनी जल्दी हो सके वापस लाने के लिए उनके साथ बातचीत करेंगे। ट्रंप ने जहां पहले देश से अप्रवासियों को हटाने के लिए सख्त रुख अपनाया था, तो वहीं अब वो नरम रवैया अपना रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बारे में विशेष जानकारी जारी नहीं की है कि ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, कौन इसके लिए योग्य है और ये कब से शुरू हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि हम आत्मनिर्वासन कर रहे हैं और हम इसे लोगों के लिए आरामदायक बनाने जा रहे हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।